हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया था मॉडल क्वेश्चन पेपर जो साइंस का है, उसका आज हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं। इससे पहले हम आपको जो है मैथ का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन दिए थे, आज हम साइंस में देखेंगे। साइंस में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, आज हम ये देखेंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहां से स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है, आप जानते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, इसकी इधर हम रंग दिए और इसकी परावर्तक सतह, जिधर हम फेस देखते हैं वो परावर्तक सतह होता है, ये समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी पूछी है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, दोनों अनंत होता है। क्या होता है? दोनों अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, दोनों अनंत होता है। बहुत सारे समतल दर्पण की बात होती है। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। ठीक है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब कहता है दर्पण के किस ओर बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। कभी भी कोई भी दर्पण लीजिए, ये देखिए अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण में देखिएगा प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। हमेशा क्या बनता है? दर्पण के सामने। अब देखिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है? पीछे। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक का मतलब क्या होता है? वास्तविक का मतलब उल्टा होता है। लेकिन आपको पूछा क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है? आगे बनता है, यानी सामने बनता है। क्या बनता है? सामने बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम आप जानते हैं कि एक क्या है, ये समतल दर्पण है, ये आ रहा किरण आपतित किरण है, और ये जाएगा टकरा के, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ दिए ये क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आई सूचित करते हैं, ये इसको आर सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोला है कि आपतन कोण 30 डिग्री है। आपतन कोण कौन होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये है 30 डिग्री। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। आपको पूछा है परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण, तो परावर्तित किरण क्या हो गया? ये, और आपतित किरण होगा ये दोनों के बीच का कोण। ये पूरे पूरे हो गया बीच का कोण, यानी पूरे का पूरे मतलब क्या हुआ? आई प्लस क्या हो गया? आर। अब देखिए, आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण, तो आपतन कोण 30 डिग्री है और परावर्तन कोण भी 30 डिग्री है। कितना हो गया? 60 डिग्री। इसके बीच का कोण कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। कहता है एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? जो ही आपतित है और यहाँ परावर्तित है, तो समझिए प्रकाश के परावर्तन पर ही ये क्वेश्चन बन रहा है, अपवर्तन पर नहीं बन रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, लेकिन समान माध्यमों में प्रकाश की चाल समान होती है। जैसे देखिए, अगर चाल की बात करें प्रकाश की, तो पहले देखिए हम ले लेते हैं क्या? निर्वात। क्या ले लिए? निर्वात। उसके बाद क्या ले लिए? हवा। हवा के बाद क्या ले लिए? पानी। पानी के बाद क्या ले लिए? कांच। कांच। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में, उसके बाद
हीरा में, इसमें हीरा में। अब यहां देखिए आपको क्या बोला है कि एक दर्पण से आपतित प्रकाश की चाल सी है, यानी अगर मान लीजिए ये दर्पण से आ रही है प्रकाश, इसकी आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित, तो बताओ ये आपतित हुआ, टकरा के जाएगा तो ये परावर्तित हो गया। तो जिस माध्यम से ये आया प्रकाश फिर उसी माध्यम में जा रहा है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में जा रहा है, तो यहां माध्यम में चेंज नहीं हुआ, इसलिए माध्यम में चेंज नहीं हुआ तो इसके प्रकाश की चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बताओ ये आपतित किरण की चाल अगर सी है तो परावर्तित किरण की चाल भी क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि याद रखना अगर प्रकाश की चाल की बात करें सबसे अधिक प्रकाश की चाल क्या होगा, निर्वात में, उसके बाद हवा में, उसके बाद पानी में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। तो यहाँ क्या बोला, एक दर्पण से आपतित प्रकाश चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, क्योंकि माध्यम सेम है, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए 5 नंबर कहता है गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। आप जानते हैं गोलीय दर्पण में आपको दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण के ये मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। और गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव तो कहता मूल बिंदु की जगह पर यहाँ क्या लिया जाता है गोलीय दर्पण में, तो मूल बिंदु को हम कहां रखेंगे, यहाँ ध्रुव पर ही रखते हैं। जैसे निर्देशांक ज्यामिति की अगर बात करें तो सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है यहाँ। ठीक है, उसी तरह दर्पण में अगर बात करें तो सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। तो कहता है गोलीय दर्पण के कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। मूल बिंदु कहां लिया जाएगा, यहाँ ध्रुव पर लिया जाता है। कहा फोकस पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, कहां होगा, ध्रुव पर होगा। कहां होगा, ध्रुव पर। और आप जानते हैं गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश सघन से विरल में माध्यम में जाती है तो उसकी गति में क्या होगी। अब देखिए सघन और विरल की बात अगर करें, सघन एक है सघन और एक है विरल। जिस माध्यम में प्रकाश चाल ज्यादा होगा उसको हम विरल कहेंगे, और जिसमें इसकी अपेक्षा कम होगा उसको हम सघन कहेंगे। यानी सघन में प्रकाश चाल कम होगी और विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। हमेशा याद रखना सघन का मतलब हुआ क्या, जो घना पदार्थ है, जो घना पदार्थ है उसमें प्रकाश चाल कम होगी, जो घना नहीं है उसमें प्रकाश चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कहता है ये प्रकाश चाल सघन से विरल जा रहा है तो सघन में कम होगा, विरल में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कहता है सघन से विरल में जा रही है, इसका मतलब सघन में कम होगा और जा रहा कहां, विरल में, तो विरल में ज्यादा होगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, कहता बढ़ेगी, हाँ बढ़ जाएगी, क्योंकि सघन में कम होगा और जा रहा कहां, विरल में, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहा बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखना अगर इसी में कहता विरल से सघन में जाती है तब क्या होता है, विरल से सघन में जाती है तो ये घट जाती है, लेकिन यहाँ बोला है क्या, सघन से विरल में जाती है तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब कहता अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। देखिए प्रकाश के जो है अपवर्तन के कारण कौन राशि, अपवर्तन, प्रकाश के एक परावर्तन होता है, एक होता है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण कौन से, और प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यम होता है, यहाँ माध्यम अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ राशि में परिवर्तन होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन कारण कौन सी राशि में राशि बदलती है, तो देखिए अगर यहाँ देखिए तरंग दैर्घ्य ये बदल जाएगी, प्रकाश वेग यानी चाल ये भी बदल जाएगी, लेकिन याद रखना अपवर्तन के कारण कौन सी राशि अगर कहता नहीं बदलती है तो आप आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखना आवृत्ति नहीं बदलेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, लेकिन बदल कौन जाएगी, तो बदल जाएगी कौन, याद रखेगा क्या बदल जाएगी, तो बदलेगी तरंग दैर्घ्य। कहता आप कौन राशि बदलती है, तो तरंग दैर्घ्य, अगर वेग रहता तो वो भी लिखते हैं वेग बदल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होगी। लेंस की शक्ति का मतलब हुआ लेंस की क्षमता। आप जानते हैं लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, पी से। तो लेंस की क्षमता यानी पी बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, जहां ये f होता है मीटर में, लेकिन अगर f सेंटीमीटर में दे दिया, अगर सेंटीमीटर में दे दिया गया तो क्षमता बराबर लिखेंगे 100/f। क्या लिखेंगे, 100/f लिखेंगे। लेंस की कहा है, अगर देखो फोकस दूरी कितना दिया है 50, तो फोकस दूरी आपको 50 दे दिया है,
तो क्षमता पूछा तो P बराबर क्या होगा, ये सेंटीमीटर में दिया है तो लगाओ ये फॉर्मूला 100/F। तो बताओ 100 और F का वैल्यू कितना है 50। फोकस दूरी को F से लिखते हैं, ये 50 दिया है, यहाँ बैठा दी है 50। 50 को 2 बार में काट दिया तो कितना हो गया 2 डायप्टर। कितना हो गया 2 डायप्टर। तो लेंस की क्षमता यहाँ कितना हो जाएगा 2 डायप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायप्टर होता है, क्या होता है डायप्टर। और किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। देखिए लेंस की क्षमता धनात्मक और ऋणात्मक उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। अगर जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता धनात्मक होगी। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता ऋणात्मक होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। आप जानते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाएगा उसे पारदर्शी कहेंगे, जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं होगा उसे अपारदर्शी कहेंगे। पारभाषक का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रकाश का कुछ अंश बाहर हो जाता है उससे, उसे हम क्या कहते हैं पारभाषक। तो तेल जो लगा कागज होता है वो क्या होता है, वो पारभाषक होता है, क्योंकि इससे प्रकाश का कुछ अंश बाहर हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो गया पारभाषक है, यानी पारभाषी पदार्थ है। ठीक है, ये 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो अभी तुरंत बताए सबसे अधिक प्रकाश चाल किस में होती है, निर्वात में, सबसे अधिक निर्वात में। उसके बाद किस में होती है, उसके बाद किस में होगी वायु में, उसके बाद किस में होगी जल में, और उसके बाद किस में होगी कांच में। यानी आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, प्रकाश चाल न्यूनतम होती है, इस 4 ऑप्शन में सबसे न्यूनतम किस में होगी, तो कांच में होगी। सबसे न्यूनतम क्या होगी, कांच में होगी। ठीक है, चलिए अधिकतम पूछता है तो क्या मारते, निर्वात में मारते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 है, कहता निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है। आप जानते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, यानी दृष्टि पटल पर बनता है, और रेटिना पर कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक का मतलब ही होता है उल्टा, तथा क्या रे वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, याद रखना निम्नलिखित में किस भाग पर मानव में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, तो रेटिना पर बनेगा। ठीक है, रेटिना पर बनता है। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया से प्रकाश आर पार होकर जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। अभी तुरंत बताए, नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या होगा, कॉर्निया। क्या होगा, कॉर्निया। नेत्र का पारदर्शी मतलब पारदर्शी, इसी से प्रकाश पार होकर हमारी आंखों में आता है। तो कहता है नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। ठीक है, चलिए लेंस, आप जानते हैं हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस। कौन लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। कैमरा में कौन लेंस रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। सूक्ष्म, ये सब जितना कैमरा हुआ हमारे आंखों में है, ये सब कौन लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे देखिए 13 नंबर, बाइफोकल लेंस कौन सा दोष को सुधारा, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष को सुधारा जाता है। अब देखिए हम जानते हैं दोष जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जो दोष रहेगा उसके उसी का, देखो निकट दृष्टि दोष है तो निकट का स्पष्ट दिखाई देगा लेकिन दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष रहेगा तो दूर की नजर आएगा लेकिन नजदीक का नजर नहीं आएगा। और जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ना दूर की नजर आएगा और ना ही निकट का नजदीक आएगा, तो इसे हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन इसमें क्या बोला, बाइफोकल लेंस। देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस कहता है कौन सा दोष सुधारा जाता है, बाइफोकल लेंस के बारे में आपको पूछा है। लेकिन देखो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को सुधार करने के लिए उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बोला बाइफोकल लेंस, बाइफोकल मतलब क्या होता है, यानी जरा दृष्टि दोष जब हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस का मतलब हुआ कि अवतल और उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, किसमें, जरा दृष्टि दोष।
तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं। देखिए रोडस कोशिका क्या होता है कि ये जो हमारे आंख में प्रकाश पड़ता है, ये प्रकाश के प्रति संवेदन होता है। लेकिन प्रकाश कैसा, धुंधली रोशनी की तेज रोशनी, याद रखना कि रंग, तो याद रखना रोडस कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है, ये याद रखना धुंधली रोशनी मतलब धीमी प्रकाश के लिए, तेज प्रकाश के लिए नहीं, डिम प्रकाश के लिए क्या है, यह है डिम लाइट के लिए क्या है, जो है प्रति संवेदनशील होता है। इसलिए 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। क्या नहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट में, रोडस और कोन्स ये नहीं रहता है, रोडस और कोन्स जो है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर काम करता है। तो विद्युत फ्यूज आप जानते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पर क्या करता है, काम करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस प्रभाव पर काम करता है, उष्मीय प्रभाव पर। किस पर, उष्मीय प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है इसलिए तेजी में निकल रहे हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अगला है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं रहता है। तो देखिए धन और चिन्ह, ए मीटर में धन और चिन्ह दोनों रहता है, वोल्ट मीटर में धन और ऋण चिन्ह दोनों रहता है, सेल में भी धन और चिन्ह, धन और ऋण दोनों चिन्ह रहता है। लेकिन याद रखना कुंडली में या प्रतिरोधक में धन और चिन्ह नहीं रहता है। तो इसमें बोला क्या, नहीं रहता है, तो किसमें नहीं रहेगा, याद रखना क्या, कुंडली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति का मात्रक वाट होता है, या शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। यानी P बराबर W बटे क्या होता है, T होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड भी होता है। और कार्य का भी मात्रक क्या, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसलिए P बराबर Q बाय E, W बाय T। याद रखना निम्नलिखित में कहता है कौन मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट जो होता है जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है और जूल प्रति सेकेंड भी होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की। टंगस्टन हम जानते हैं कि विद्युत बल्ब, जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना हुआ, टंगस्टन का बना होता है। देखिए नाइक्रोम की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम का। विद्युत हीटर का तार जो है, कुंडली जो होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हाँ, इस अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, अगर ये क्षमता की जगह पर अगर क्या लग जाता दर, तब कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी शक्ति, यानी कार्य करने की दर को तब क्या कहेंगे हम, दर कितना कार्य हुआ तब शक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि क्षमता को क्या कहते हैं, तो यहाँ क्या मारेंगे, ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। कहता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। आप जानते हैं ओरेस्टेड का नियम आप पढ़े होंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज जो है, खोज किसने किया था, ओरेस्टेड ने किया था। 1820-21 के बात कहते हैं कि 1820-21 में जो है ओरेस्टेड ने दिया था। ओरेस्टेड ने एक प्रयोग भी किया था, एक ऐसा परिपथ लिया जिसमें विद्युत धारा नहीं दिया, एक परिपथ ऐसा दिया कि जिसमें विद्युत धारा दिया। तो विद्युत धारा के कारण उस परिपथ में परिवर्तन आने लगा। तो ओरेस्टेड ने चुंबकीय प्रभाव को उसी से बताया था एक प्रयोग करके। ठीक है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओरेस्टेड ने किया था। किसने किया, ओरेस्टेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। आप जानते हैं चुंबकीय बल रेखा का प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों इसमें कौन, तो क्या होता है, काल्पनिक होता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक। आप जानते हैं जैसे हम देखिए एक चुंबक ले लेते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए चुंबक का जो है, चुंबकीय जो है बल रेखा एक वक्र परिपथ होता है, यानी बंद परिपथ होता है। क्या होता है, बंद वक्र परिपथ होता है। क्या होता है, बंद वक्र परिपथ होता है।
और ये बल रेखा जो होता है बाहर से उत्तरी ध्रुव से किधर आएगा, दक्षिणी ओर। बाहर से क्या आएगा, बाहर से ये क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से किधर आएगा, दक्षिणी ध्रुव के लिए। ये रेखा जो है बाहर से क्या आएगा, उत्तरी ध्रुव से किधर आएगा, दक्षिणी ध्रुव के लिए, बाहर से, समझे कि नहीं। बाहर से ये रेखा कैसे जाता है, बाहर से क्या जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ओर की ओर। लेकिन अंदर से, चुंबक के अंदर के ये क्या होगा, जो है दक्षिणी से कहाँ जाएगा, उत्तरी ओर। ये अंदर से क्या हो जाएगा, याद रखना, दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तरी की ओर जाएगा। ये ध्यान रखेगा, ये ऐसे करके और बना सकते हैं, ध्यान समझिए। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है एक बंद वक्र है, और याद रखना ये चुंबक जो है बाहर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ओर की ओर रेखा रहेगा, और अंदर से क्या होगा, अंदर से क्या होगा, याद रखेगा, अंदर से ये जो है आप हमेशा याद रखना, अंदर से ये दक्षिण से कहाँ जाएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। और ये रेखा जो है बल रेखा आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, ये बल रेखा आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा। और ये रेखा जहां रेखा का जितना नजदीक रहेगा यहाँ बल अधिक वहां लगेगा, ठीक है। तो ये बोला चुंबकीय बल रेखा प्रकृति क्या होगी, तो ये काल्पनिक होगा, ये बंद वक्र होता है, ये रेखा प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा, याद रखना। और ये क्या होगा, बाहर से ये जाएगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ओर, और अंदर से क्या होगा, चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ओर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, समझे कि नहीं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। आप जानते हैं जनित्र क्या है, यानी जनरेटर आप जानते हैं, जनित्र मतलब जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, आप देखते हैं शादी ब्याह में जनरेटर होता है, ऐसे ऐसे घुराएगा, चलाएगा और चलाएगा तो मरकरी जलना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, जनित्र। जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये जो है विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह क्या करता है, काम करता है जनित्र, ठीक है। और यहाँ है क्या, ए मीटर। ए मीटर आप जानते हैं कि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये धारा का मान को मापता है ए मीटर, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समझे कि नहीं। मोटर क्या होता है, मोटर आप जानते हैं, घर में आप देखिए पंखा है, उसमें मोटर लगा रहता है, अब पंखा में अगर विद्युत दिए तो पंखा चलना शुरू हो जाता है। मतलब मोटर का काम क्या है कि ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन जनित्र क्या करता है, जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखो, कहता है लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। लघु पथन मतलब समझते हैं, जब दो तार अगर जा रहा है और दो तार आपस में सट गया मतलब क्या, किसी को कभी कोई भी कारण सटे, या गर्म हो जाए तार उसके कारण कटे, या कहीं छिल गया उसके कारण कटे, तो वहां लघु पतन होता है। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो याद रखना वहां जो होता है धारा का मान बढ़ जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट में बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध का मान घट जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा का विरोध करता है। यहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो विरोध करने वाला खत्म हो गया, मतलब प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाएगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बोला, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। याद रखना प्रतिरोध मतलब जो विरोध करता है विद्युत को, वो विद्युत का विरोध करने वाला क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम शून्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन याद रखना कौन बढ़ जाएगा, बहुत ही अधिक कौन बढ़ जाएगा, याद रखना विद्युत धारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा यहाँ बढ़ जाएगा। आपको पूछा लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बहुत कम हो जाएगा। अगर पूछता विद्युत धारा क्या हो जाता, तो विद्युत धारा बहुत क्या हो जाता, बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या, बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं यूरेनियम क्या है, यूरेनियम। यूरेनियम को अगर हम तोड़ते हैं तो इससे नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, और केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए गुलाम सर आ रहे हैं, ठीक है, आइए सर। तो आप जानते हैं, आप जो है केमिस्ट्री आप जान रहे हैं कि 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, केमिस्ट्री के लिए आप जानते हैं गुलाम सर बड़ी फेमस है,
और इनका आप रिजल्ट भी देखते होंगे 12th क्लास में भी जो है, तो केमिस्ट्री गुलाम सर करवाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक, तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया है, 26 से देखते हैं। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो कभी भी हाइड्रो से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा तो वो सारा किससे रिलेटेड होता है? जल से। जैसे हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रा या हाइड्रो से रिलेटेड कोई भी वर्ड रहेगा तो वो सब किससे रिलेटेड रहेगा? जल से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कब होगा? जब ऐसा कभी हो कि यहाँ पर ए और बी कोई यौगिक है और एक सी कोई तत्व है, और ये जो सी है जब ए से ज्यादा क्रियाशील रहेगा तो क्या करेगा? ए को यहां से विस्थापित कर देगा और बन जाएगा इस तरह का यौगिक, तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया तभी होगा जब ये जो तत्व है, इसमें जो तत्व है यौगिक में उससे अधिक क्रियाशील होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर Na है, NaCl, और इसको अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? कॉपर से। तो कॉपर कम क्रियाशील होता है Na से, तो यहाँ पर विस्थापित नहीं कर पाएगा कॉपर। MgCl2 है, इसको जब हम कॉपर से अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर Mg से कम क्रियाशील है, तो यह भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ सी में देखते हैं तो FeSO4, तो Fe, और यहाँ पर किससे अभिक्रिया करा रहे हैं? Ag से। तो Ag जो है Fe से कम क्रियाशील है, तो यह भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर AgNO3 और इसको अभिक्रिया हम जब कराएंगे कॉपर से तो यह विस्थापित कर देगा। ये क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। ये कुछ इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगा कि AgNO3 है, इसको जब हम AgNO3 है, जब इसको हम Cu से अभिक्रिया कराएंगे तो Cu इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, और CuNO3 बना लेगा और ये Ag बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है? साग सब्जियों का विघटन, साग सब्जियों का विघटन या कंपोस्ट बनना, विघटित होकर ही कंपोस्ट बनता है। तो ये एक तो विघटन होता है तो अपघटन अभिक्रिया भी कहलाता है। दूसरा, जब कंपोस्ट बनता है तो ऊर्जा या उष्मा उसमें मुक्त होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कौन नहीं है? दहन के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक है, तो यह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। श्वसन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही तो ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, और फिर बॉडी में जाकर के ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन, तो इसलिए भी ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और भोजन का पचना, ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है ना। और यहाँ पर डी एक ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये क्या लिखा? अवक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज बोले या एक चीज और कभी कभी बोलता है फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। और इसी में कभी कभी ऐसा भी पूछ ले, चीनी पूछ ले, चीनी का सूत्र क्या होता है? या चीनी बोल दे या फिर सुक्रोज बोल ले, तो चीनी बोल ले या सुक्रोज बोल दे, तो चीनी का सूत्र में हमको याद रखना है, एक C12 H22 और O11, ये चीनी का सूत्र हुआ। C6H12O6 ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सूत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 32।
निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित समीकरण उसको कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है। असंतुलित नहीं यहाँ पूछा जा रहा, तो संतुलित नहीं कौन होगा? जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं इधर कितना हाइड्रोजन है? 4, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 4 बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 2, ये भी संतुलित है, ये संतुलित है। उसके बाद बी में हम देखते हैं तो के कितना है? 2, इधर भी के कितना है? 2। Cl कितना है? 2, यहाँ पर भी Cl कितना है? 2। और ऑक्सीजन कितना है? तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 2 से गुना होगा 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 2 से गुना होगा 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। ये भी संतुलित है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं H कितना है? 2, और यहाँ भी H कितना है? 2, तो ये भी। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2, और इधर भी क्लोरीन कितना है? 2, तो ये भी संतुलित है। तो लास्ट में बचा, इसको हम ऐसे ही आंसर कर देंगे। खैर फिर भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं पीवी कितना है? 1, इधर भी पीवी कितना है? 1। एन कितना है? 2, और इधर एन कितना है? 1, तो ये संतुलित नहीं है। इस तरफ एन कितना है? 2, और इस तरफ एन कितना है? 1, तो ये बैलेंस नहीं है। हमसे यही तो पूछा गया था कि कौन संतुलित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? इसका एक सबसे जबरदस्त ट्रिक ये है। पहले तो हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि पहले एक ट्रिक याद रखना, ऐसे अनिल, ओ से अम्ल, अनि से नीला, यहां पर लो से लाल। तो अम्ल का काम क्या होता है? अम्ल जो होता है, अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कभी क्षार का बोले तो क्षार इसी का उल्टा हो जाएगा। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, और क्षार का जो पीएच मान होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, तो यहां पर हमसे क्या कहा गया कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला कर रहा है, यानी कि वो क्षार होगा, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक यहाँ पर कौन है? बी। एक बात, और सबसे इसका जो जबरदस्त एक मास्टर ट्रिक है वो हम समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, जो इसको नहीं भी पढ़ा होगा वो भी। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब हमको कुछ भी याद नहीं है, अगर उसमें कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करे, कभी भी ऐसा कहे नीला को लाल करे या लाल को नीला करे, हमको बिल्कुल भी याद नहीं अगर है कि कौन नीला को लाल करता है, कौन लाल को नीला करता है, हमको कुछ नहीं सोचना है। ऑप्शन में देखना है, चारों ऑप्शन पर एक नजर देना है। 7 से अधिक एक ठो होगा, या 7 से कम एक ठो होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 से कम 2 है, नहीं होगा। 7 से अधिक एक ही है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, यशद पुष्प, इसको कभी कभी दार्शनिक रुई या दार्शनिक ऊन भी कहता है। इसका इंग्लिश नाम ही ज्यादा याद रखना है, कभी कभी हिंदी में ही लिख देता है फिलोसफर वुल। कौन है? फिलोसफर वुल, ऐसे लिख देता है फिलोसफर वुल। ठीक है, तो ये क्या होता है फिलोसफर वुल? इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ZnO। ZnO को ही दार्शनिक रुई या यशद पुष्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता? तो ये कई बार बताया जा चुका है, पीछे ऑब्जेक्टिव में भी आया था। तो चूने का पानी को दूधिया कौन कभी भी कहे, यानी निम्न में कौन चूने के पानी को दूधिया कर देता? तो हमेशा याद रखना कौन होगा इसका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चूने जल को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में, कभी ऐसा बोले मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो मधुमक्खी के डंक में बोले, या एक पौधा होता है रुएदार कांटेदार एक पौधा होता है, उसको बोलते हैं नेटल। तो नेटल का डंक बोले, मधुमक्खी का डंक बोले, या कभी बिढ़नी का डंक बोलते। तो जो भी चीज काटता है जिसमें विष जैसा एकदम लगता है, कभी कभी बिच्छू का डंक भी बोल लेता है। और उसमें अम्ल पूछा जाए, अम्ल, तो अम्ल क्या बोलेंगे? हमेशा फॉर्मिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम दिया है, फॉर्मिक अम्ल। या फिर
उसी का IUPAC नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, HCOOH, और ये है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल का कभी कभी ऑप्शन में कभी कभी क्या करता है कि डायरेक्ट सूत्र दे देता है, फॉर्मिक अम्ल कभी लिख देता है, कभी मेथेनोइक अम्ल लिख देता है, कभी डायरेक्ट सूत्र दे देता है, तो सूत्र भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। तो कभी इसका रासायनिक नाम हमको लिखना होगा तो बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट, हाफ को बोलते हैं हेमी, जल को बोलते हैं हाइड्रेट। तो अभी देखे थे हाइड्रा, हाइड्रो से रिलेटेड कोई भी बात होता है तो वो जल से रिलेटेड होता है। तो हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये एक और तरीके से सूत्र लिखा होता है, कभी कभी ये सूत्र ऐसे ना दे करके ऐसे भी दिया जाता है, CaSO4, ये जो है ना, ये बनवा, ये बटा में तो है, इसको इधर ले आएंगे ऐसे करके, और H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, इसी 2 को हम यहाँ पे लगा देंगे, ये है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, अम्ल और भस्म, अम्ल और क्षार या अम्ल और भस्म कहे, आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो 2 पदार्थ बनता है, एक जो होता है उसको बोलते हैं लवण और एक होता है जल, है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी में दिया है लवण। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोलता है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी। तो किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी, तो एक तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमको ये पता है कि कौन सा वर्ग का कौन तत्व है, तो जो मतलब कम वर्ग में रहता है, जैसे कोई वर्ग 1 में है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जो भी तत्व वर्ग 2 में है सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। उसके बाद जो है 10 के बाद जो है उसमें से हम 10 हटा लेंगे, जैसे कोई अगर वर्ग 13 में है तो 10 हटा लिए, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। कोई वर्ग 14 का तत्व है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा, 10 हटा लेंगे, 10 के बाद जब रहेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसे पहले हम बता रहे हैं वर्ग के हिसाब से, तो वर्ग के हिसाब से हम बताएं तो एल्यूमिनियम जो होता है वो 13वां वर्ग का होता है, 10 हटा लिए, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है, लो सब बता देते हैं, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है। और सोडियम जो होता है वर्ग 1 का तत्व है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है। सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, 10 हटा लेंगे। फास्फोरस वर्ग 15 का तत्व होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 हटा लेंगे तो क्या हुआ, 15 का तत्व होता है वर्ग 5। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी पता कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके भी हम देख सकते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए विन्यास सूत्र हमको याद रखना, 2 8 8, बस इसी पर सेट करना है। तो ये जो 13 है इसको हम सेट कर रहे हैं इसी पर। तो ये एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 हुआ, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख रहे हैं। बाहरी कक्षा में बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन बचेगा उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस 13 को हम तोड़ेंगे तो पहले 2 फिर 8, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना 3, तो यही हो गया एल्यूमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा खैर, यहाँ हमसे पूछा सबसे अधिक कौन, तो सबसे अधिक हम देख चुके हैं, फास्फोरस हुआ 15, ये फास्फोरस, इसका परमाणु संख्या 15 होता है। इसका हम देखें तो इसका होता है क्या 11 सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 बचा कितना 10 पूरी गया, 1 और बचा, तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1। अब सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 कितना 10 हो चुका है, बचा कितना 4, तो सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4। और फास्फोरस, ये जो है फास्फोरस, इसका परमाणु संख्या कितना होता है 15, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 और आप जानते हैं 2 8 10 हो गया, बचा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया दे रहे हैं P, अलग-अलग, और सबसे कम पूछता है अगर इसी क्वेश्चन में तो Na हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूपराइट। क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है, तो ऐसे तो नाम से ही हम पकड़ लेंगे क्यूपराइट किसका अयस्क है, कॉपर का। तो क्यूपराइट का वैसे हम सूत्र अगर बोले तो सूत्र होता है Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्यूपराइट का रासायनिक नाम क्यूपरस ऑक्साइड हुआ, ठीक है।
तो इसमें कौन सा धातु है? Cu, सिंपल Cu का ये अयस्क है। ऑक्सीजन की संयोजकता, ठीक रहता है, स्लोहन तो हो जाएंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? अगर सीधे सीधे हम ऐसे करें, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हम तो कितनी? जितना अच्छा, चाय पी रहे संयोजकता हैं का मतलब क्या होता यार है? कि संयोजकता का मतलब होता है कि बाहर में जो इलेक्ट्रॉन चाय बचा पी उसको लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले, तखनी लग और रहा उस था हम संयोजी अथी हो गए, इलेक्ट्रॉन को मतलब 8 अब पूरा नहीं हो करने के लिए पाएगा। जितना पी लिए तो इलेक्ट्रॉन लग रहा था ग्रहण अब और करना बना पड़े सकते हैं या हम। फिर त्यागना पड़े, वही कहलाएगा क्या? संयोजी लग रहा था वो संयोजकता। एनर्जी यहाँ आ पर गया। संयोजकता पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसको हम तोड़ेंगे 2 और 6। रहता है इधर। तो यहाँ पर इसको 8 पुराने के लिए कितना चाहिए? 2 अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितना चाहिए? 2 चाहिए। चाय एक दिन 2 देखे से तो तोड़ 2 ले जा रहा इसका हो जाएगा संयोजकता। वैसे 2 ये ग्रहण करेगा यानी -2 होगा, तो खैर ऑप्शन के हिसाब से ये 2 हो जाएगा। संयोजकता को चिन्ह से मुक्त भी रखा जाता, फ्री रखते हैं चिन्ह से, इसलिए उसमें उतना मायने नहीं रखता चिन्ह देना। ठीक, आगे देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक मीन्स सल्फर, गंधक मीन्स सल्फर। अभी अभी देखे थे, गंधक यानी सल्फर S, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 14। अच्छा, 16 किसका होता है? 16 किसका होता है? एक मिनट, तो गड़बड़, ये नहीं, यहाँ पर गंधक का पूछा, गंधक यानी सल्फर, तो सल्फर का हो गया कितना? 16। सल्फर का कितना हो गया? 16। इससे पीछे जो क्वेश्चन था उसमें जो, अच्छा सिलिकॉन था, ठीक है, तब ये ठीक है। तो यहाँ पर गंधक का पूछा, तो गंधक का कितना होगा परमाणु संख्या? अच्छा, ये 14 किसका होता है? ये होता है Si का, सिलिकॉन का। और ये 15 किसका होता है परमाणु संख्या? फास्फोरस का। 17 परमाणु संख्या किसका होता है? ये क्लोरीन का होता है। ये किसका होता है? सल्फर का होता है। हम कहें खाली ये आंसर किसका होता है? निकाल देंगे, सल्फर का, बीच में जिसको जाएगा गंधक कहीं भी कुछ कहते कुछ हैं। भुला जाएगा, दिक्कत है। आगे हमारा जो ठेठी क्वेश्चन नंबर 43। ये बोला जाता ठेठी बोलाएगा बस हंसी निकल जाए। अभिक्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड, इसको 2 बार पढ़ेंगे। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, खूब जिद CO। करना रहा था सर, बनाया यही नहीं बनाया। समूह जो है कभी कभी इसको मॉडल तोड़ नहीं ऐसे भी बनाया, दे देगा, कभी चलो ऐसे दे देगा, आज या बना इसी दे को देते कभी हैं। और तोड़ के दे देता है ऐसे। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ऊपर। तो ये जो क्रियाशील समूह है, ये किसका क्रियाशील समूह होता है? कीटोन का। कीटोन को ही क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। जोश जगता है, इसका अपना करता है नाम और क्या है? बढ़ाए कार्बोनिल। सारा। एल्डिहाइड का जल्दी क्रियाशील बढ़ाए। समूह कभी पूछ ले तो सिंगल बॉन्ड CHO, बहुत इंपॉर्टेंट। ईथर का क्रियाशील समूह पूछे तो सिंगल बॉन्ड O, हम भी सिंगल इंतजार बॉन्ड। कर रहे थे, एल्कोहल का हेलो क्रियाशील गाइस, समूह आज अगर हम लोग पूछ के ले पास तो ये देखिए हो ये जाएगा आया। और गाइस, सिंगल बॉन्ड दिन OH। इंतजार कार्बोक्सिलिक कर रहे अम्ल का क्रियाशील समूह कभी पूछ ले, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यहाँ कार्बोनिल लिखा था, तो ये CO होगा। ये कार्बोनिल क्या होता है? CO। ठीक, कभी कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है कि बिहार बोर्ड में लड़ेगा क्वेश्चन, जितना हम लिख दिए इससे क्वेश्चन आएगा क्रियाशील समूह से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का कभी पूछे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील समूह, तो ये होगा सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एक वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग जो होता है, ज्वाला जो जैसे एक मतलब गैस वेल्डिंग, सिलेंडर, गैस वाला सिलेंडर रखा होता है और ऐसे जला करके उसको गैस से, आग से वेल्डिंग किया जाता है, तो वही होता है गैस वेल्डिंग। उसमें एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। जो गैस वेल्डिंग होता है उसमें जो हम यूज करते हैं वो होता है एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन का ही रासायनिक नाम क्या होता है? इथाइन। तो इसका ज्यादातर तो एसिटिलीन ही देता है, लेकिन यहाँ पर इथाइन लिखा हुआ है। और इसका जो सूत्र होता है एसिटिलीन का या इथाइन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। तो वेल्डिंग में किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन गैस का सूत्र क्या होता है? C2H2। और CH4 मीथेन, इसका सूत्र क्या होता है? यह है CH4 मीथेन। और इथीन, तो इथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? ठीक है,
तो कार्बन का जो परमाणु संख्या, ऐसे हम इसको परमाणु संख्या के हिसाब से पहले चले तो इसको हम परमाणु संख्या के आधार पर चले तो इसका परमाणु संख्या होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4। तो ये जो होता है इस मेथड से पता नहीं चलता है, तो ये जो होता है ये पी ब्लॉक का तत्व है। तो पी ब्लॉक का तत्व को जब भी हमको निकालना होगा वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए हमको इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन में अपने तरफ से 10 जोड़ना पड़ता है। तो कार्बन जो होता है वो 10 और 4 14, वर्ग 14 का तत्व होता है। हाँ भैया, वर्ग 14 का तत्व होता है। ठीक है, ऐसे इसका एक और मेथड होता है sp वाला, तो उससे हम समझ सकते हैं कार्बन का परमाणु संख्या कितना 6। और एक मेथड जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, उसमें हम पकड़ पाएंगे कि ये s ब्लॉक का है कि p ब्लॉक का है। तो p ब्लॉक का कोई भी तत्व है तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन से हमको वर्ग निकालना है, तो उसमें 10 जोड़ा जाता है। अगर p ब्लॉक का तत्व है तब 10 जोड़ देंगे। तो इसका एक एक जो मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का स्टैंडर्ड मेथड, वो है s, p, d और ये f उप कक्षा। पहले ये आता है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर ये आएगा और इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसमें अधिकतम 10 और इसमें अधिकतम 14। तो यहाँ पर एक तो याद रहेगा तो हम 4 4 4 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे पहला कक्षा में क्या होगा s में कितना भरता है 2, खत्म, ये फुल हो गया। अब आएगा दूसरा कक्षा, तो पहला जब हम लिखेंगे तो एक ही ठो लिखेंगे, फिर दूसरा कक्षा में यहाँ से यहाँ तक, यानी दूसरा में फिर यही शुरू करेंगे 2 का s, इसमें फुल हो गया। अब फिर मेरे पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिर 2p, फिर आएगा इसके बाद वाला आएगा, ये फिल हो गया, इसके बाद क्या होगा p होगा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 6 मेरे पास था, 2 2 4 हो गया, तो पावर पे इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो कार्बन जो है ये कौन सा वर्ग का तत्व है, ये पी ब्लॉक का तत्व है। पहले पी ब्लॉक का तत्व, तो जब भी पी ब्लॉक का तत्व होता है तो उसका जो बाहरी कक्षा यानी दूसरे कक्षा में ये भी है, दूसरा कक्षा में ये भी है, दूसरा कक्षा में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हम 10 जोड़ेंगे पी ब्लॉक का अगर तत्व, तो ये हो गया वर्ग 14 का तत्व। और कभी हमसे ये पूछा जाता ये किस आवर्त का तत्व है कार्बन, किस आवर्त का, तो आवर्त के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 2 है तो दूसरे आवर्त का तत्व है कार्बन। तो कार्बन वर्ग 14 और आवर्त 2 का तत्व है। एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन को चतुस्संयोजी परमाणु भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। एक बात गौर से समझना, ये नहीं पूछ रहा कि कितना सहसंयोजक बंधन होता है, सिर्फ ये नहीं बोला, ये हमसे कह रहा है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना सहसंयोजक बंधन होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। तो सबसे पहले हम इथाइन लिख रहे हैं, तो इथाइन का मतलब क्या होता है, ऐसे तो अभी सूत्र देखे थे, C2 और H2 होता है इसका सूत्र इथाइन का। जब हम इसको संरचना करें तो ये 2 कार्बन हो गया। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। तो पहले हम इसको 2 कार्बन लिख दिए, 2 कार्बन लिख दिए और 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों को एक एक बांट दिए। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, तब तो कार्बन को 4 बॉन्ड पूरेगा। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन कितना बॉन्ड होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच हमसे पूछा, तो कार्बन कार्बन के बीच कितना होता है 3 बॉन्ड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। लेकिन यही अगर ऐसे सिर्फ पूछता, कार्बन कार्बन नहीं बोलता इथाइन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तब इसका आंसर हो जाता 5, 3 यहाँ और एक ये 4 और एक ये 5। लेकिन बोला कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या था 3। नेक्स्ट देखते हैं 47। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो हैलोजन में क्या होता है, हैलोजन सबसे पहली बात, हैलोजन किस वर्ग के तत्व को हैलोजन कहते हैं, तो वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, या इसी वर्ग को वर्ग 7A से भी सूचित करते हैं। कौन है, तो जिसके नाम में ऋण ऋण लगा रहे वो सभी हैलोजन कहलाते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये सबसे छोटा होता है, फ्लोरीन सबसे छोटा, जैसे जैसे नीचे आते हैं तो बढ़ते जाता है द्रव्यमान और परमाणु संख्या बड़ा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, सबसे फुर्तीला कौन होगा, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, जो जितना हल्का होगा उतना तेज दौड़ेगा,
उतना तेजी में रिएक्ट करेगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? फ्लोरीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में एक दो पॉइंट और है कि कौन सा हैलोजन, या आवर्त सारणी में सीधे पूरे आवर्त सारणी में ही पूछ ले कि कौन सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो भी बताना है फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन? फ्लोरीन। और पूरे आवर्त सारणी में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो क्या होता है? फ्लोरीन का ही विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक हो जाता है। और वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, और इस सभी तत्व की संयोजकता कितना होता है? सब तत्व का संयोजकता कितना होता है? 1। वैसे होता है -1, लेकिन लेना हमको 1 है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आवर्त सारणी कैसा होता है। तो आवर्त सारणी जो होते हैं उसमें कुछ क्षैतिज कतारें होते हैं, कुछ उदग्र कतार होते हैं, वो कुछ इस तरह का होता है आवर्त सारणी। और बीच में जो होता है, इसके बीच में डॉन होता है, ठीक। तो ऊपर से नीचे की ओर जो होता है ये टोटल 18 होता है, इसको वर्ग बोलते हैं। ये कितना होता है? 18। इसको वर्ग या समूह बोलते हैं, ठीक। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर 8 वर्ग होते हैं और एक शून्य वर्ग होते हैं, तो उसको मिला करके टोटल 9 वर्ग होते हैं। और क्षैतिज कतार जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 तक होता है, इसको बोलते हैं आवर्त। तो अगर मेंडलीव की आवर्त सारणी बोले या आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो उसमें आवर्त की संख्या 7 होती है। और लेकिन वर्ग की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 होता है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में टोटल वर्ग 9 होता है, और शून्य वर्ग को छोड़कर अगर देखें तो 8 होता है। तो इस क्वेश्चन में कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो एक तो हमको अगर ये याद है कि ये कौन से वर्ग का तत्व है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो वर्ग फर्स्ट ए जो है उसमें जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसके आगे और भी तत्व होता है, लेकिन इतना ही हमको रख सकते हैं हम इतना, ठीक है। तो कभी भी वर्ग 1 में जो भी तत्व है इसकी संयोजकता सबकी कितनी होगी? 1। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर क्या कर दिए? 1। और हमको याद नहीं है अगर ये वर्ग 1 का तत्व है तो हम इसको तोड़ के देख लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 8 फिर 8, अब कितना हो गया? तो 2 8 2 8 10 8 18 19 होता है परमाणु संख्या। 1 और बचा है, तो बाहर में जो बचा है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो या 3 हो तो वो सभी क्या होते हैं? धातु होते हैं। ऐसे हम पहचान भी सकते हैं धातु और धातु को। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 हो तो वो त्यागते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? धातु। और वही उसकी संयोजकता भी हो जाता है। जब 1 हो 2 हो 3 हो तो वही उसकी संयोजकता भी होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी वही होता है। क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, अभी दिखाए थे उदग्र स्तंभ जो था, इसकी संख्या कितनी होती है? उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं, वर्ग या फिर समूह या फिर ग्रुप कहते हैं। कितनी होती है? 18 होता है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी होती है? तो 8 कितना वर्ग होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में? तो 8 होता था और एक शून्य वर्ग होता था जिसमें अक्रिय गैस होता था, तो उसको मिला करके कितना हो जाता था? 9। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7। अब वर्ग यानी उदग्र ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोले या वर्ग बोले तो मेंडलीव वाला में कितना बोलेंगे? मेंडलीव वाला में बोलेंगे 8, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, या तो 8 रहेगा या तो शून्य वर्ग को भी जोड़ के चलेंगे तो 9 हो गया, और आधुनिक वाला में 18। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न संकेत द्वारा
वैक तत्व में कौन धातु है, तो धातु को हम कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अगर लास्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वही क्या हो जाएगा, धातु। तो कभी भी ऐसे करके लिखा है कुछ, तो ये हो गया तत्व का संकेत, और नीचे में जो लिखा जाता है, चाहे इधर लिखा जाए या इधर लिखा जाए, तो वो परमाणु संख्या को दर्शाता है, और ऊपर जो लिखा जाता है संख्या, इधर या फिर इधर, तो ये द्रव्यमान संख्या को दर्शाता है। तो खैर यहाँ पर संकेत नहीं दिया, संकेत नहीं दिया, तत्व का एग्जैक्ट संकेत नहीं दिया, बस कुछ कुछ मान लिया कि वो कोई तत्व है, ए बी सी डी कोई तत्व है, उसका परमाणु संख्या द्रव्यमान हमको दे दिया है, ठीक है। ऐसे तो ये अगर किसी को याद होगा कि ये 12 और 14, 12 किसका होता, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता, तो मैग्नीशियम धातु है, ऐसे आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, हमको पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, तो हम नीचे वाला पकड़ेंगे, ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2, 8, 10 हो गया, बचा 2। तो जब भी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या क्या हो, क्या क्या हो, 1 हो या 2 हो या फिर 3 हो, तो वो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब, इस सब को हम तोड़ के देख सकते हैं, तो ये सब क्या होता है, अच्छा कर देते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो अगर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7, ये नहीं हुआ, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7, और ये 6, ये तो हालांकि कार्बन है ही, कार्बन का भी है, तो इसका हम करेंगे तो 2 और 4, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4, और ये जो भी तत्व है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 6, ये हालांकि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन का दिया है, ये कार्बन होता है, और ये मैग्नीशियम का दिया है, और ये दिया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में ही परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं 51 क्वेश्चन। अब 52 क्वेश्चन से बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना भी चीज आपको लिखाया गया है उसको आप नोट कर लें, और अब यहाँ से आगे फिर बताएंगे आपको कुंदन सर। तो आइए सर। चलिए, धन्यवाद सर। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब बायोलॉजी का सारा क्वेश्चन देखेंगे कि देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है। 4 ऑप्शन दिया है कि कौन वन पर आधारित उद्योग है। कागज उद्योग, आप जानते हैं ये वन पर आधारित उद्योग है, क्योंकि ये बांस के प्रजाति से कागज बनता है, ठीक है। टिम्बर उद्योग, ये भी वन पर ही आधारित है। जो लाख उद्योग जो है, ये भी वन से ही संबंधित है। तो इनमें से सभी, तो ये तीनों के तीनों वन से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचने की तकनीक है, क्या है। आप देखिएगा, सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप मतलब नजदीक जल पहुंचने की तकनीक को क्या कहते हैं, वर्षा जल, अगला है यांत्रिक छिड़काव, और एक है टपकन सिंचाई। तो देखिए, टपकन सिंचाई जो है आजकल जो है यही ज्यादा प्रचलित है। देखिए, ड्रिप जो होता है, क्या होता है ये, कि जहां पौधा रहता है वहां से एक पाइप द्वारा जो है या क्यारी द्वारा जो है उसमें पानी जड़ों तक पहुंचाया जाता है, कम मात्रा में, जो है एक तरह से कहिए टपक टपक कर पानी जाता है, समझे कि नहीं, इसलिए इसको टपकन सिंचाई कहते हैं। और इस सिंचाई से जो है जो पानी जो होता है बर्बादी होने से बचता भी है, ठीक है। तो सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ों तक समीप पहुंचाने के लिए तकनीक को क्या कहते हैं, टपकन सिंचाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो ये आप जानते हैं चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1973 में। आप जानते हैं चिपको आंदोलन का जो है ये पेड़ पौधे से संबंधित है, और इसका जो नेता प्रमुख आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक जो जानते हैं आप, मरे हुए जीवों को ग्रहण करता है, यानी कवक में क्या होता है, ये मृत जीवी पोषण होता है। क्या होता है, ये मृत जीवी पोषण होता है, और ये मरे जीवों को ये क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जो है पोषी होती है। क्या होता है, मृत पोषी। स्वपोषी, आप जानते हैं पेड़ पौधे को स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है, ठीक है। एक होता है विषमपोषी, जो दूसरे पर आश्रित रहता है, इसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56 कहता है, निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है।
देखिए जैव अपघटित मतलब जो गल जाता है, जो प्राकृतिक रूप से रखा जाएगा और वो गल जाएगा तो वो होगा क्या, अपघटित पदार्थ। तथा देखो मृत घास पत्ते, ठीक, मृत घास पत्ते जो होता है ये जो है अपघटित हो जाता है आसानी से प्रकृति में। कहता है पोलोथीन ये अपघटित नहीं होता है, इसका निम्नीकरण नहीं होता, हमेशा याद रखना। रबर का भी निम्नीकरण नहीं होगा, ये अपघटित नहीं होगा। तो ये कौन अपघटित हो जाएगा, जो है प्राकृतिक रूप से, तो मृत घास पौधे जो होता है धीरे धीरे इस पर कवक उवक पाबंदी लगते हुए ये जो होता है मिट्टी में मिल जाता है, समझे कि नहीं। ये अपघटित होने वाला पदार्थ है, लेकिन ये आप मिट्टी के अंदर गाड़ के भी रख दीजिएगा तो ये अपघटित नहीं होगा, ये मिट्टी में फिर परिवर्तित नहीं होगा एक नए पदार्थ में। इसलिए अपघटित वाला क्या होगा, मृत घास पौधे पत्ते होंगे, मरे हुए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख गुहा से यानी मुंह से आरंभ होती है। हम खाना मुंह से शुरू करते हैं, मुंह से आरंभ होती है। मुंह के बाद ग्रास नली हो गया, फिर अमाशय पेट में जाएगा, फिर जाकर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा। लेकिन यहाँ आपको क्या पूछा, यहाँ आरंभ कहाँ से होती है, तो आरंभ कहाँ से होगी, मुख गुहा से। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो श्वसन भी सजीवों में पाया जाता है, आप जानते हैं श्वसन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पोषण भी सजीवों में पाया जाता है। प्रजनन भी, मनुष्यों में जनन करने की क्षमता होती है, ये प्रजनन भी यानी सजीवों में ही पाया जाता है, इनमें सभी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें सभी, यानी सजीवों में ये सारे के सारे जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, श्वसन भी, पोषण भी, प्रजनन भी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। किण्वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया होती है। तो किण्वन क्रिया किस में होती है, तो किण्वन क्रिया जो है इष्ट में होती है। किस में होती है, इष्ट, जिसको हम खमीर कहते हैं। क्या कहते हैं, खमीर। किण्वन की क्रिया किस में होती है, इष्ट में होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, खमीर कहेंगे। क्या कहेंगे, खमीर। ठीक है, किण्वन क्रिया किस में होगी, इष्ट में। तो 59 का क्या हो गया ऑप्शन, जो है सी हो गया। ठीक है, अमीबा, अमीबा जानते हैं कि ये जो है इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका जो है आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ये अपनी कुटमादों की मदद से भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 देखिए। कहता वायवीय शोषण क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वायवीय शोषण एक होता है, एक होता है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण जो O2 के उपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय शोषण कहते हैं। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी एटीपी बनता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइप जो है फास्फेट होता है, ऊर्जा होता है। और अवायवीय शोषण क्या होता है, अवायवीय शोषण O2 के अनुपस्थिति में होता है, इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। इसमें क्या बोला, वायवीय शोषण क्रिया निम्न किस गैस के प्रयोग किया जाता है, यानी किस में। तो वायवीय शोषण हम जानते हैं किसके उपस्थिति में होता है, O2 के उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका 60 का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाएगा, तो ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये ग्लूकोज हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा बनाता है, त्वरित एनर्जी देता है। आप जानते हैं कोई भी धावक या फुटबॉल खेलने वाला को खेलने के बाद तुरंत इसको ग्लूकोज दिया जाता है। क्यों, कि ग्लूकोज पचने में जो है कम समय लेता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए ग्लूकोज को क्या कहा जाएगा, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन। चलिए तो 61 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है। आप जानते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः पत्तियों से होता है। पत्तियों में जो वातरंध्र होता है, स्टोमाटा जिसको कहते हैं, वहां से होता है। तो कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है, तो मुख्यतः किस अंग से होता है, तो पत्तियों में उपस्थित रहता है, जिसको वातरंध्र कहते हैं, स्टोमाटा होता है, उसके द्वारा होता है। लेकिन यहाँ क्या है, पत्तियां में, फूल में, तना में। तो अगर मुख्यतः कहा तो वातरंध्र होता है। वातरंध्र किस में पाया जाता है, पत्तियां में। तो इसमें आप इनमें सभी जा सकते हैं, फूल से भी होगा, तना से भी होगा, पत्तियां से होगा। ठीक है, तो इसमें सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। मानव हृदय जो है किस तंत्र का भाग है, तो मानव हृदय कहता किस तंत्र का भाग। आप जानते हैं हृदय क्या है, हृदय को हम केंद्रीय पंप
अंग कहा जाता है। हृदय को क्या कहा जाता है? केंद्रीय पंप अंग। ये जो होता है रक्त पर जो है दबाव बनाकर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करवाता है। क्या करवाता है? पूरे शरीर में रक्त का क्या करवाता है? परिसंचरण कराता है। तो कहता है हृदय तंत्र किस भाग है? तो ये हृदय क्या है? परिसंचरण तंत्र का भाग है। किसका है? परिसंचरण। आप जानते हैं इसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलिंद और 2 निलय। तो कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं, जिसको हम कभी कभी कोष्टक भी कह देते हैं। कक्ष लिखेगा, कहीं कोष्टक लिखेगा। और हृदय क्या है? केंद्रीय पंप अंग है, जो रक्त पर प्रेशर मारता है, दबाव बनाता है और पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 63 का क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है? आप जानते हैं थक्का बनाने में आप प्लेटलेटस जो है बिंबाणु जिसको कहते हैं, ये थक्का बनाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन देखिए, आरबीसी जिसमें ये रेड ब्लड सेल, इसमें आरबीसी जो है इसका लाल रक्त होता है इसमें, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यहाँ देखो फाइब्रिनोजिन, और यहाँ लसिका है, रंगीन होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो यहाँ, तो यहाँ ध्यान दो, तो प्लेटलेटस नहीं है ऑप्शन में, तो प्लेटलेटस या बिंबाणु नहीं है। तो रक्त को थक्का बनाने में सहायता प्लेटलेटस और बिंबाणु के द्वारा होता है। लेकिन ये फाइब्रिनोजिन क्या है? फाइब्रोजिन जो है एक प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। और ये प्रोटीन भी उसमें क्या होता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। यानी कैल्शियम और प्रोटीन ये सब सहायक होता है इसमें रक्त के बनाने। इसलिए ऑप्शन इसका कहां जाएंगे? बी पर जाएंगे। 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। कहता पादप अपशिष्ट संचित रखते हैं। अपशिष्ट पादप जो है, अपशिष्ट जो होता है कहाँ रखते हैं? तो आप जानते हैं छाल में भी रखते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रखते हैं, पतियों में भी रखते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। अपशिष्ट पदार्थ देखते हैं पादप में, जैसे कि आप मान लीजिए कनेल में देखिएगा जो दूध होता है, दूधिया होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। बबूल में देखिएगा जो गोंद होता है, ये अपशिष्ट हो गया। तो ये सारे अपशिष्ट जो होता है कहाँ रखते हैं? ये छाल में भी रखते हैं, पतियों में भी रखते हैं, कोशिकीय रिक्तिया में भी रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। पादप अपशिष्ट संचित रखते हैं, ये सभी हो जाएगा, तीनों का तीनों ऑप्शन। चलिए, तो ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? जब अमीनो अम्ल का विखंडन होता है तो इससे अमोनिया बनता है। यूरिक अम्ल भी बनता है, यूरिया जो इसको हम कहते हैं यूरिक अम्ल भी बनता है इससे। लेकिन अमोनिया हमेशा याद रखना सबसे विषैला पदार्थ होता है। क्या होता है? सबसे विषैला पदार्थ होता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है, और ये सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क मतलब किडनी। आप जानते हैं किडनी का काम, किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। यानी किडनी जो होता है हमारा, जो है अपशिष्ट पदार्थ को निकालने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में आप जानते हैं एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, अगर एक किडनी खराब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा किडनी चालू हो जाता है। ठीक है, तो कहता है वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो उत्सर्जन से। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकालने में मेन योगदान किसका होता है? वृक्क का होता है। किसका होता है? वृक्क का होता है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन मतलब, पादप मतलब पेड़ पौधा। कौन पादप हार्मोन? इंसुलिन। आप जानते हैं इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय से बनता है, अग्नाशय में बनता है इंसुलिन। और इंसुलिन की जो, अगर इंसुलिन आप जानते हैं कि डायबिटीज, आप जानते हैं डायबिटीज, इंसुलिन अगर डायबिटीज किसी को आता है तो कहता है इंसुलिन की सुई लिया जाए। मतलब क्या? ये अग्नाशय में बनने वाली है। ये जो है रक्त की शर्करा जो होता है, रक्त में जो शर्करा जो होता है यानी ग्लूकोज होता है, उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है इंसुलिन। क्या करता है? इंसुलिन। और ये कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। कहाँ बनता है? इसकी कमी से क्या हो जाती है? डायबिटीज हो जाती है। तो अगर इसकी कमी से क्या होती है? डायबिटीज, तो डॉक्टर ने इंसुलिन की सुई लेने के लिए कहता है। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। आप जानते हैं ये हार्मोन जो है ये मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन थायरॉक्सिन, आप जानते हैं थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरॉक्सिन होता है, जिसके कारण घेगा होता है। आप जानते हैं आयोडीन से संबंधित होता है। साइटोकाइनिन, ये जो होता है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन। और ये पादप साइटोकाइनिन का काम क्या है? पादप में पेड़ पौधे को ये हरा रखता है। क्या रखता है? ये हरा रहता है।
पेड़ पौधे में जो रस प्राप्त होता है ये साइटोकाइन कारण होता है, ये हरा रखता है। तो पादप में हार्मोन, पादप हार्मोन कौन है यहाँ? साइटोकाइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता फल पकने वाला हार्मोन कौन है? आप जानते हैं फल पकने वाले हार्मोन क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। ये गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन, ठीक है। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। ये गैस के रूप में पाया जाता है। अब देखिए जिब्रेलिन्स, ये वृद्धि रोकता है पेड़ पौधे में, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, कितना होती है? 12 जोड़ा। और ये 12 जोड़ा सभी कहां से निकलती है? मस्तिष्क से। कितना, कहां से निकलेगी? मस्तिष्क से। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़ा आता है और मस्तिष्क से निकल के ये आगे बढ़ती है गर्दन की ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप किससे नियंत्रित होता है? अब रुधिर मतलब आप जानते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है वो जो है किससे कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है? तो ये आप देखिए एंड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा होता है? एंड्रिनल द्वारा। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है ये कंट्रोल किससे होगा? तो एंड्रिनल द्वारा होगा, ठीक है। 71 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा आप जानते हैं जिसमें मुकुल निकल जाता है। हाइड्रा जो जानते हैं जिसमें मुकुल होता है, ये अलैंगिक जनन का हिस्सा है। और हाइड्रोजा में किस विधि से होता है प्रजनन? तो ये मुकुलन विधि से। किससे? मुकुलन से। और ये मुकुलन किसका है हिस्सा? अलैंगिक जनन का। क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? जिसमें नर और मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हाइड्रा में प्रजनन क्या होगा? मुकुलन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्प में प्रजनन अंग होता है, नर प्रजनन अंग होगा। पुष्प का प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर, यानी पुंकेसर लिखा हुआ है, पुंकेसर है, ठीक है। इसी में जायंग भाग होता है जो नर भाग है, ठीक है। यानी पुमांग जो होता है पुंकेसर में परागकण पाया जाता है। तो आप याद रखना पुष्प के नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है, ठीक है। आप आगे पढ़िएगा जायंग पुयंग इसी में आता है। स्वपरागन पर परागन ये होता है, जो कि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया था? चलिए 74। आप जानते शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो होता है जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, शुक्राणु क्या कहते हैं? नर युग्मक। कहाँ बनता है? ये वृषण बनता है। कहाँ बनता है? वृषण। आप जानते हैं कि एक जोड़ा जो है पुरुष में वृषण होता है, जो है इसी वृषण में कहाँ क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। क्या बनता है? शुक्राणु। शुक्राणु किससे संबंधित है? ये नर से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। शुक्राणु यानी शुक्राणु कहाँ बनता है? तो वृषण बनता है, जिसको शुक्राणु कब क्या कहते हैं? नर युग्मक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो देखो जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। CO2 था, मीथेन भी था, समझे कि नहीं? CO2 था, मीथेन था, ये भी था नाइट्रोक्साइड, लेकिन क्या नहीं था? O2 नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सारा नोट करके पॉइंट करके एक क्लास में हम लिखाए हुए हैं, ये सब क्वेश्चन एकदम नोट करके लिखाए हुए हैं। बताइए, देखिए आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? आप जानते हैं हम जो है बताए थे कि ये एक जीवाश्म है, ये भी सही है। जो है आर्कियोपटेरिक्स एक जीवाश्म है और इसमें 2 गुण है। आपको बताए थे कि ये डेने तथा पंख दोनों होते हैं। ये जमीन पर भी सरकता है, सरक के चलता है, और ये पंख इसमें भी लगता है, वो उड़ता भी है। और याद रखा इसके जबड़े और दांत, उंगलियां, ये सब नख, ये सब होते हैं इसमें, समझे कि नहीं? ये एक जीवाश्म है और ये जमीन पर सरक भी कर चलता है, गिरगिट की तरह, सरीसृप प्रजाति की तरह चलता है। और इसमें पंख भी होता है, ये उड़ता भी है। और याद रखना इसके जबड़े में दांत और उंगलियां भी में नख थे। और इसका मतलब ये तीनों का तीनों है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सब क्लास नोट में लिखा चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो देखिए घोंग जो है
घोंघे जो होता है लिंग अपना बदल सकता है, ये पर्यावरण के अनुसार ये अपना लिंग बदलता है, वातावरण के अनुसार अपना लिंग बदलता है। तो निम्न में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? ये क्या होगा? घोंघे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? जलमंडल, ये भी पर्यावरण के अंतर्गत, स्थल मंडल भी पर्यावरण के, वायुमंडल, हमारे चारों ओर के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। वातावरण या पर्यावरण हमारे चारों ओर के आवरण को कहते हैं। तो अब ये जलमंडल हो या स्थल मंडल हो या वायुमंडल हो, ये सारे के सारे क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है, इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता देखो, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? आप जानते हैं एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक होता है द्वितीयक उपभोक्ता, एक होता है तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो घास को खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। घास को जो खाएगा वो प्राथमिक। जैसे घास को खाया मान लो हिरण, जो है हिरण किसको खाया? घास को खाया। फिर हिरण को कौन खाया? बाघ खाया, मान लो। तो ये हुआ प्राथमिक और ये यहां इस तरह द्वितीयक हो गया। लेकिन एक बात और समझो, घास को अगर मान लीजिए, घास को यहां मेढक बोल रहा, घास को मान लीजिए टिड्डा खाया, टिड्डा खाया, घास को क्या खाया? टिड्डा। और टिड्डा को खा गया कौन? मेढक। क्या खा गया? मेढक। तो बताओ मेढक यहां कौन हो गया? यहां जो शाकाहारी को खाता है वो प्राथमिक हो गया, इसको ही खा गया कौन? मेढक। मांस को खा गया कौन? मेढक। तो मेढक यहाँ कौन हो गया? ये द्वितीयक हो गया। क्या हो गया? द्वितीयक। यहाँ मेढक के बारे में पूछा किस प्रकार उपभोक्ता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता है। क्या है? ये द्वितीयक उपभोक्ता है। एकदम ध्यान रखना, ये आहार श्रृंखला पढ़ाए थे, आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ाए थे क्लास में, पूरा बताया आहार श्रृंखला के बारे में कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, पूरा एकदम बढ़िया से नोट करके लिखाए हुए सब क्लास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? देखिए अभी तुरंत बताए, निम्नीकरण का मतलब हुआ जो प्राकृतिक रूप से वो गल जाएगा, सर गल जाएगा, दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? निम्नीकरण। ये कहता है जैव अनिम्नीकरण कौन है? तो देखिए यहाँ कागज, कागज आपको छोड़ दीजिए, प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे उसमें गल जाएगा, वो पदार्थ मिट्टी में बदल जाएगा धीरे धीरे। लेकिन डीडीटी ये कीटनाशक है, ये बदलता नहीं है, समझे कि नहीं? तो याद रखना इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि साइंस में जो है 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है, और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है बढ़िया से सोल्यूशन किए हैं। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लिए हैं, क्योंकि टाइम इसलिए नहीं लिए कि अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव का हम सोल्यूशन कर दिए हैं, तो अब सब्जेक्टिव है, और आप जानते हैं सब्जेक्टिव में कोई खास नहीं है, सारा सारा इसका पॉइंट बताए हुए हैं आपको क्लास। आवर्धन लेंस की अपसारी, अवतल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, पार्श्विक विस्थापन, विद्युत धारा प्रबलता परिभाषा, ये सारा सारा जो है आपको अच्छी तरह से क्लास नोट में समझाया गया है। ठीक है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन बेहतर ढंग से आप देख लीजिए। ये तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे दे दिया है पैटर्न, इससे और अलग ही क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे एक्सरसाइज तो छोड़ दिया है, इंपोर्टेंट जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप इसमें सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का और कहाँ से उठाया है। जैसे हम इसमें केमिस्ट्री का जैसे हम बता सकते हैं, तो केमिस्ट्री का जब हम देख रहे हैं, कहाँ गया सब्जेक्टिव? हाँ, तो केमिस्ट्री का जब हम देख रहे हैं, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से है, सीधे एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन है, ये सब में भी लगाए हुए हैं, है ना? तो ये सब एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सीधे सीधे। विकृत गंधिता, और ये भी ऑब्जेक्टिव में टोटल 13 प्रकार का अभिक्रिया का एक्सप्लेनेशन किए थे, और ये सब लगभग एनसीईआरटी में है। निस्तापन, जारन, ये सब जो था, भजन, और वो सब है, तो लगभग ठीक ठाक ही है, आसान ही है क्वेश्चन। थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, इससे और थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हो सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा है? अच्छा, जांच है, एक नजर क्वेश्चन देख लेते हैं। भौतिक रासायनिक गुणों पर धातु और बस एकदम आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान दिया हुआ है मॉडल में। और ये है बायोलॉजी का, आप देख लीजिए सर। बायोलॉजी में देखो,
दीर्घ रोम क्या है तथा इसके कार्य के बारे में पूछता है। स्टोमाटा क्या तथा ये अभी तुरंत बताया, स्टोमाटा पेड़ पौधे से संबंधित है। और बायोलॉजी में आप ध्यान रखिए कि एक फिगर दे जाता है, एक फिगर आपको दे देगा। देखो डायलिसिस के बारे में बताए थे, कृत्रिम किडनी होता है, ये हिंदी में अपोहन इसको कहते हैं। अभी तुरंत आपको पुमंग और जायंग के बारे में, अभी पेड़ पौधे में पुमंग और जायंग होते इसके बारे में बताए थे। ठीक है, देखिए फिजिक्स में भी 5 नंबर आप फिजिक्स का देखिए सर, कहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर था फिजिक्स वाला। बस देखिए फिजिक्स में आप देखिए किरण उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय फोकस के बारे में पूछ रहा है यहाँ। यही और यहाँ देखिए, यहाँ से फिजिक्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन आपको बता दूं है। श्रेणी क्रम क्या होता है, R बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n प्रतिरोधों को जाएगा तो Rn तक जाएगा। समांतर क्रम में भी आपको बता दिया 1/r बराबर क्या, 1/r1 प्लस 1/r2। ये सब प्रूव करने के लिए बता दिए। लेंस सूत्र हो गया, दर्पण सूत्र हो गया, F बराबर R/2 हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। ओम का नियम हो गया, विद्युत मोटर हो गया, विद्युत जनित्र हो गया। ये सब 5 नंबर लाइक क्वेश्चन जो होता है ये सब ठीक ठाक फिजिक्स में है। लेकिन याद रखना कि साइंस का एग्जाम है तो फिगर भी दे सकता है बायोलॉजी से कोई ना कोई। ठीक है, नेफ्रॉन हो गया या न्यूरॉन हो गया, मस्तिष्क हो गया, ये कुछ भी दे सकता है। तो ये पैटर्न को पूरे कर लो। हाँ। और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, इतना ही पढ़ के नहीं रहना, एक्स्ट्रा भी। और केमिस्ट्री में जो है जितना भी क्रियाशील समूह है, जो आज हम जितना बता दिए तो लगभग सब क्रियाशील समूह हम बता दिए, उसमें से एक पूछेगा ही। और कुछ थोड़ा सा हम वहां पर बताने में नहीं बता पाए कि जितना भी अयस्क है, प्रमुख अयस्क, वो सारा प्रमुख अयस्क याद रखना। जैसे लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, सूत्र से याद रखना Fe2O3। और एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। और पारा का सबसे प्रमुख अयस्क सिनेबार HGS। और लेड का सबसे प्रमुख अयस्क लेड का सबसे प्रमुख अयस्क गैलेना PbS होता है ना। और कॉपर का सबसे प्रमुख अयस्क कॉपर पायराइट होता है। ये सब अयस्क याद रखना, एक तो अयस्क भी देता है। ठीक है, ठीक है, तो रहने देते हैं फिर। हाँ, तो अब देखिए लास्ट क्लास में समजात अंग, समरूप अंग, ये सब के बारे में बताएं। ये सारा आपके नोट में है और ध्यान समझिए, मेहनत कीजिए, समझे कि नहीं। खाली ये मॉडल पढ़ के ये इतना नंबर नहीं आ सकता है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, खूब मेहनत कीजिए। लास्ट क्षण है परीक्षा में, घर पर सेल्फ स्टडी कम से कम 8 से 10 घंटा करना है, सेल्फ स्टडी। और सब सब्जेक्ट पर करना है, कोई एक सब्जेक्ट को बेहतर करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। हर सब्जेक्ट को 10वां क्लास में आपको हर सब्जेक्ट बेहतर होना चाहिए। और याद रखिए कि आपको अभी ही टाइम है इतिहास बनाने की, फिर यहाँ से निकल जाएगा तो बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अभी एकदम खूब मेहनत कीजिए, घर में पैक हो जाइए और खूब मन लगा कर पढ़िए। लिखने का प्रैक्टिस खूब कीजिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक याद रखिएगा आपको परीक्षा में ढंग से नहीं बना सकते, इसलिए घर पर ही सॉल्व करके जाइए। आप देखते होंगे क्रिकेट मैदान में भी, क्रिकेट का अगर मैच होता है तो उससे पहले अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस कराया जाता है, प्रैक्टिस करके उसके बाद क्रिकेटर ग्राउंड में उतरता है तो कुछ अलग एक जुनून होता है। इसी तरह आप भी घर में पूरा का पूरा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप मैदान में उतरिएगा तो लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस खूब ज्यादा आ रहा है। ठीक है, युद्ध से पहले भी युद्ध से पहले युद्ध अभ्यास किया जाता है ना, करोड़ों खर्च करके सरकार युद्ध अभ्यास कराती है युद्ध से पहले। क्यों? क्योंकि जब तक हम इसकी तैयारी घर से करके नहीं जाएंगे, पूरा तैयारी जब तक हम करके नहीं जाएंगे तब तक वहां पे एग्जाम में जाके कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बात और आप सुन लीजिए, 10वां का बैच शुरू है, नया बैच 10वां क्लास का शुरू है और उसका टाइम 6:30 बजे मॉर्निंग में है। अभी फिजिक्स और मैथ चल रहा है, कुछ दिन बाद केमिस्ट्री चलेगा। अभी अगर आप लेट करते हैं तो फिर साइंस का पोर्शन आपका छूट जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैथ तो बाद में किया जा सकता है लेकिन साइंस छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जल्दी ही क्लास 10 का ज्वाइन कीजिए। और 12 क्लास का भी इंटर का बैच मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चालू है। 7 से 8 चल रहा है केमिस्ट्री, 8 से 9 चल रहा है फिजिक्स और 9 से 10 चल रहा है मैथ। ठीक है, तो अभी आप लेट ना कीजिए और बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए जरूर आइए। आपको हम ऑफलाइन भी दे रहे हैं और ऑनलाइन आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, आपको भूलने नहीं देंगे और मेहनत भी बढ़िया से करवा रहे हैं आपको। सिर्फ आप ईमानदारी से मेहनत करते जाइए, एकदम ईमानदारी से, बेईमानी नहीं करना है, ये नहीं हमको दिखाना है, खूब पढ़ना है मन लगाकर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, पढ़िए।